दोस्तों नजर रखनी है एबी कैपिटल के शेयर में, क्योंकि उसका एक पार्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, मतलब म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है वो उसके अंतर्गत आता है। बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि इसका आईपीओ के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स कोटा के बारे में हम जानेंगे और आदित्य बिरला कैपिटल है क्या, ये कंपनी क्या है, इसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है एबी कैपिटल यहां पेरेंट है और उसके अंतर्गत अलग अलग कंपनियां आती है, जैसे म्यूचुअल फंड हुई, लाइफ इंश्योरेंस हुई, एनबीएफसी हुई। तो यहां हम म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी या जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसकी बारे में बात करेंगे। और ऑलरेडी ये पांचवा जो पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, बोर्ड अप्रूवल मार्च के महीने में ऑलरेडी आ चुका है कि लाइफ की जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बोर्ड बिल्कुल सीरियस है कि म्यूचुअल फंड का एक तरीके से आईपीओ आएगा ही, और अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है कि सेबी में भी ये जो भी ड्राफ्ट है वो चला जाए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए आईपीओ से लेकर इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं। देखिए यहां दो कोटा होते हैं आईपीओ में, मुझे उम्मीद है आपने अप्लाई किया ही होगा। पहला कोटा होता है रिटेल का कोटा और दूसरा एक और कोटा होता है, वो होता है शेयर होल्डर कोटा, जो अभी के जो आईपीओ आए हैं वहां हमको बहुत देखने को नहीं मिले हैं। तो रिटेल कोटा में तो आप अप्लाई करते ही हैं, आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहां पर एक पैन है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दोनों अलग अलग यहां पर एंट्री होती है, तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आदित्य बिरला कैपिटल का अगर आपके पास एक शेयर भी हो तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। बाकी की डिटेल्स कब आएगी, जब हमको ये आईपीओ से जुड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि सेबी में कब ड्राफ्ट हुआ, सेबी का कब अप्रूवल आया, रिकॉर्ड डेट। खैर ये 3-4 महीने बाद की बात है, बट ये बेसिक जानकारी आप अभी फिलहाल रख सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां मैं एक एग्जांपल जल्दी से दे दूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके अंतर्गत आती थी एसबीआई कार्ड। तो हमने मार्च 2020 में देखा था कि उनका शेयर होल्डर कोटा भी था, तो आपके पास एसबीआई का एक शेयर भी था, तो आप वहां पर एसबीआई कार्ड के आईपीओ में रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते थे और साथ साथ शेयर होल्डर कोटा में भी। तो क्या होता है कि आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं दोस्तों। बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आईपीओ आपको लग ही गया तो आपको प्रॉफिट हो गई। हमने देखा है कुछ आईपीओ अभी डिस्काउंट में भी खुले हुए हैं, तो सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम अभी आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी के बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि और आपको आइडिया आए। बाकी आदित्य बिरला एएमसी क्या है, ये अगर आप नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड में देखें तो सबसे बड़ी एएमसी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक एसबीआई म्यूचुअल फंड है, वैसे ही 7.3% का इसका मार्केट शेयर है दोस्तों। पर्सनली बहुत ही मुझे इंटरेस्ट रहेगा Q4 के रिजल्ट का, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट डेटा है Q3 के डेटा है, जो दिसंबर में क्वार्टर खत्म हुआ था, और आदित्य बिरला कैपिटल एज ए ग्रुप भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन बिजनेस लीडिंग टू हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट। जी हां, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है, 16% ईयर ऑन ईयर 5,346 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए 15% ईयर ऑन ईयर 289 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। डिसबर्समेंट भी अगर आप देखें, जो भी बिजनेस होता है, हाउसिंग लोन हो गया या दूसरे जो लोन के बिजनेस हुए, 18% जो है वहां पर भी ग्रोथ हुआ है। एनबीएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, बहुत जरूरी है दोस्तों, ये लर्निंग के लिए भी आपको हम बता रहे हैं। अगर आप किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी का अगर आप रिसर्च करते हैं तो एनआईएम को जरूर देखें कि ये मार्जिन कितना है। तो मार्जिन इसका 5.24% बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव है। हाउसिंग फाइनेंस का भी आप एनआईएम देख सकते हैं, 3.68 है, ये भी पॉजिटिव है। फिर म्यूचुअल फंड की आप बात करें तो 7% क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल डेटा तो हमको पॉजिटिव ही दिखते हैं। अगर आदित्य बिरला कैपिटल एज ए पेरेंट की भी हम बात करें तो देखिए एएमसी की भी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर 30 बीपीएस जो है वहां पर बड़ी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर जो डिवाइड करते हैं डोमेस्टिक एयूएम के साथ। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आप देख सकते हैं 6% ग्रोथ है। फिर उसके बाद अब फास्टेस्ट ग्रोथ है हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर में भी 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है वहां पर भी अच्छा खासा ग्रोथ है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू का भी हम बात कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू भी 13% ईयर ऑन ईयर यहां पर बढ़ा है, हाँ, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3%
घटा है। लेकिन कंपेयर करें, अगर क्वार्टरली कंपेयर अगर आप करते हैं दोस्तों, तो फिर यहां पर देखिए Q3 जो खत्म हुआ था फाइनेंशियल ईयर 20 में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 में, तो 250 करोड़ का था, जो कि अभी 289 करोड़ के आसपास हो गया है, क्योंकि ये कोविड रिलेटेड जो भी डिसरप्शन हुए हैं उसके लिए आपने देखा होगा कि हर जगह में एक तरीके से डिस्ट्रप्शन हुआ है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी अगर किसी को मार पड़ी है तो वो एनबीएफसी बिजनेस ही है दोस्तों। बाकी एएमसी बिजनेस या फिर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को थोड़ी सी मार पड़ी है। देखिए आप देखिए 27 से 26 करोड़ हो गया है, लेकिन क्वार्टरली आप देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। हाउसिंग जो बुक है वो अच्छी गई है 27 to 38। जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है वो ग्रो किया है, स्टॉक का बिजनेस भी ग्रो किया हुआ है दोस्तों। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें आप देख सकते हैं। तो यहां हम जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ने भी एक गाइडेंस दिया है अलग अलग बिजनेस में अगले 3 साल में किस हिसाब से एबी कैपिटल में ग्रोथ होने की उम्मीद है। देखिए सबसे पहले तो एनबीएफसी का बिजनेस, और दोस्तों अगर कोई डर लगता है, रिस्क लगता है, तो वह एनबीएफसी के बिजनेस में ही लगता है पर्सनली दोस्तों, क्योंकि एनबीएफसी में बहुत हाथ झले हैं। पिछले 3-4 सालों में जो कुछ खराब एनबीएफसी थी बिल्कुल बंद ही हो गई है, खासकर आईएलएफएस क्राइसिस के बाद। तो देखिए रिटर्न ऑन एसेट 1.5 अभी है, ये 9 महीने की अगर बात करें तो अगले 3 साल में टारगेट है उसको 2.5 से 2.7 किया जाए, जो कि बहुत ही एक एग्रेसिव टारगेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.6 से बिल्कुल डबल 16-17% करने की बात है। अगर ऐसा है होता है दोस्तों, तो फिर तो बहुत ही अच्छी एक वेल्थ क्रिएशन भी यहां पर हमको लगता है हो सकती है। फिर देखिए हाउसिंग फाइनेंस में भी देखिए, चूंकि ये बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस नहीं होता है, तो वहां भी देखिए रिटर्न ऑन एसेट को भी बढ़ाने की बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.9 है अभी, जो 14 से 15% का मैनेजमेंट का लक्ष्य है। एसेट मैनेजमेंट जिसकी बात हो रही है, और ये अगर आईपीओ इसका आ जाता है तो फिर तो उसकी अलग से ही एनालिसिस होगी। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा डिटेल में भी जाते हैं। कंटिन्यू टू ग्रो विथ 3 ईयर ओवरऑल एयूएम सीएजीआर 12 से 15% ये ग्रो करेगा, ऐसा उनका मानना है, जो मैनेजमेंट है उनका मानना है। इक्विटी जो है, इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा, 34 से 40% तक का ग्रोथ अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है दोस्तों। बाकी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 33% की है, जो कि 35 से 40% तक ग्रो करने की उम्मीद है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12% के आसपास है, जिसे 15% तक किया जाएगा। अगर ऐसे नंबर्स आते हैं, अच्छा वैल्यूएशन यहां पर देखने को मिल सकता है। अब आईपीओ में किस तरीके से आगे डिटेल्स आती है, हमको अगले दिनों में ही, अगले कुछ दिनों में ही जानकारी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड से तो अप्रूवल आ ही चुका है। तो फिर आईपीओ में कब सेबी में आता है, इस पर बिल्कुल हमारी नजर रहेगी। फिर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि एबी कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को भी सेपरेटली ऐसा हो सकता है कि उसको भी लिस्ट करे। जैसे हमने स्टेट बैंक में देखा, एसबीआई को देखा, तो उसकी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी लिस्टेड है। सिमिलरली एचडीएफसी में आप देख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ भी लिस्टेड है। तो वो चीज आपको ध्यान में देखना है। तो जो वीएनबी है वो 5.9% है, और जो वीएनबी का जो लक्ष्य जो है उसको टारगेट किया जा रहा है कि यहां पर 16 से 17% तक कर दिया जाए। तो ये चीज को हम लोग यहां पर ध्यान में देखेंगे, वो चीज को आपको ध्यान में देखना है। देखिए वीएनबी का अगर आप खाली अगर आप मतलब पूछे तो होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस, तो वो बढ़ना चाहिए और वो बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आप यहां देखिए 859 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा मानना है मैनेजमेंट का। तो एबी कैपिटल पर नजर रखना चाहिए दोस्तों, रेडार में रखना चाहिए। Q3 में तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन के बाद Q4 का हमको भी इंतजार है। बाकी शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको एलिजिबल होना है, तो एक शेयर भी काफी होता है दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।